जरा कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट बस शुरू होने वाला है। अरबों रुपए दांव पर लगे हैं। लेकिन मैच से एक रात पहले भी स्टेडियम की कुर्सियों पर पेंट हो रहा है। एग्जैक्टली कुर्सियों पर पेंट हो रहा है, फ्लड लाइट्स लगाने के लिए आखिरी मिनट पर टेंडर पास किए जा रहे हैं और टीमें आपस में इस बात पर लड़ रही हैं कि मैच आखिर खेला कहाँ जाएगा। और अब उसी देश की एक बिल्कुल दूसरी तस्वीर देखिए। हाँ, बिना किसी भारी चकाचौंध के, बिना किसी शोर शराबे के कुछ एथलीट्स चुपचाप मैदान में उतरते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 208 मेडल जीत कर ले आते हैं। बिल्कुल, दिमाग चकरा जाता है ना। सच में यार। और आज हम इसी विरोधाभास की बात करने वाले हैं। इस डीप डाइव में हमारा असली मकसद ही यही है। हाँ, क्योंकि ये विरोधाभास सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। यह इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब इंसान के बनाए हुए सिस्टम, मतलब जो कागजी नियम होते हैं, जब वो असल जिंदगी की जमीनी हकीकत से टकराते हैं तो क्या होता है, कभी कभी अरबों का सिस्टम फेल हो जाता है और कभी कभी बिना किसी सिस्टम के इंसान की जिद जीत जाती है। सही कहा। बाहर से देखने पर चीजें बहुत साफ सुथरी लगती हैं। एक नियम बना दिया, एक ढांचा खड़ा कर दिया और बस मान लिया कि सब कुछ मशीन की तरह काम करेगा। पर असलियत तो बहुत उलझी हुई होती है ना। आज हम अलग अलग दिखने वाले कई स्रोतों को एक साथ जोड़ रहे हैं। हमारे पास मेडिकल रिसर्च का डेटा है, राज्य सरकारों के अरबों के बजट हैं, चुनाव आयोग की नीतियां हैं और खेल की दुनिया के चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। बिल्कुल। तो आज का मिशन ये समझना है कि चाहे वो हमारे शरीर के भीतर का सिस्टम हो या बाहर समाज को चलाने वाला सिस्टम, कागजी नीतियां असलियत में कैसे काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सिस्टम से शुरू करते हैं जो हमारे सबसे करीब है, मतलब हमारा अपना शरीर। और हम जो रोज खाते हैं। हाँ, मैंने फ्रंटियर्स जर्नल में छपी एक मेडिकल स्टडी पढ़ी और सच बताऊं, इसके आंकड़े देखकर मुझे अपने किचन में रखी आधी चीजों से लिटरली डर लगने लगा है। अरे बाप रे, ऐसा क्या था उसमें? ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं है। इसमें 10 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज का पूरा निचोड़ है और करीब 2,32,000 वयस्कों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। वाओ, 2,32,000! ये तो बहुत बड़ा सैंपल साइज है। तो ये रिसर्च आखिर ठीक इस बारे में? ये पूरी रिसर्च अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी यूपीएफ के बारे में है। अच्छा, यूपीएफ। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कैसे ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमारे आंत और दिमाग के कनेक्शन को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में DGBI यानी गट ब्रेन इंटरैक्शन कहते हैं। हाँ, और इसमें खास तौर पे 2 बीमारियों का जिक्र था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS और फंक्शनल डिस्पेप्सिया, जो कि पेट की बहुत ही तकलीफदेह स्थितियां होती हैं। बिल्कुल। रिसर्च में एक जगह बताया गया है कि जो लोग सबसे ज्यादा यूपीएफ खाते हैं उनमें IBS का खतरा 32% बढ़ जाता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था कार्बोनेटेड और चीनी से भरे पेय पदार्थों का आंकड़ा। हाँ, वो कलरफुल कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा। हाँ, स्टडी में लिखा है कि इनका ऑड्स रेशो 1.98 है। अब मैं ये टर्म अक्सर पढ़ता हूँ, लेकिन आम भाषा में इस 1.98 के ऑड्स रेशो का असल मतलब क्या है? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ऑड्स रेशियो असल में एक तुलना है। अगर आप नियमित रूप से ये रंग बिरंगे मीठे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ पीते हैं, जो कि बहुत लोग पीते हैं, बिल्कुल, तो आपको पेट की ये बीमारियां होने का खतरा उस व्यक्ति की तुलना में लगभग 2 गुना हो जाता है जो ये सब नहीं पीता। 1.98 मतलब करीब करीब 2 गुना। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बाप रे, 2 गुना खतरा। मतलब अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मुझे इतिहास के उस ट्रोजन हॉर्स की तरह लगते हैं। ट्रोजन हॉर्स, वो कैसे? अरे जैसे हम इन्हें अपने शरीर के किले के अंदर खुशी खुशी ले जाते हैं, क्योंकि ये बाहर से बहुत आकर्षक, रंग बिरंगे और स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन अंदर जाते ही। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और इस ट्रोजन हॉर्स के अंदर जो सैनिक छुपे हुए हैं वो असल में कैलोरी या फैट नहीं है। तो फिर क्या है? वो है कृत्रिम योजक या एडिटिव्स। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी में नोवा क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। ये क्लासिफिकेशन खाने को कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के आधार पर नहीं बांटता। अच्छा, तो फिर किस आधार पर बांटता है? इस बात पर कि खाने को कितनी बेरहमी से प्रोसेस किया गया है। समस्या सनसेट येलो नाम के कृत्रिम रंग में है या फिर पॉलीसॉर्बेट 80 जैसे रसायनों में है जो खाने को गाढ़ा बनाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे कंफ्यूजन है। स्टडी में सैक्रिन या सुक्रालोज जैसी कृत्रिम मिठास का भी जिक्र है। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनेस,
मैंने हमेशा सोचा है कि क्योंकि इनमें 0 कैलोरी होती हैं, इसलिए ये बस हमारे शरीर से बिना कोई असर डाले बाहर निकल जाते हैं। तो क्या ये सच में हमारे गट माइक्रोबायोम पर कोई हमला कर रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये एडिटिव्स सिर्फ शरीर से बाहर नहीं निकलते, ये हमारी आंतों के अंदर जो एक नाजुक सी म्यूकोसल सुरक्षा दीवार होती है, मतलब आंतों की जो अंदरूनी लेयर होती है। हाँ, ये उसे तोड़ देते हैं। और जब ये दीवार टूटती है तो सुक्रालोज जैसी चीजें शरीर के भीतर NF कप्पा बी जैसे सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिव कर देती हैं। रुके NF कप्पा बी, ये तो किसी सीक्रेट पासवर्ड या हैकर के कोड जैसा लग रहा है। ये असल में करता क्या है? अच्छा, इसे थोड़ा आसान तरीके से समझती हूँ। मान लीजिए कि आपके शरीर का एक अपना सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है। ठीक है। NF कप्पा बी उसी सिस्टम का हिस्सा है। जब भी शरीर में कोई असली वायरस या बैक्टीरिया आता है तो ये अलार्म बजता है और शरीर में सूजन पैदा होती है। ताकि उस वायरस से लड़ा जा सके, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन सुक्रालोज और ये एडिटिव्स क्या करते हैं? ये बिना किसी असली खतरे के ही उस अलार्म को खींच देते हैं, यानी एक छूटा अलार्म। ओह, तो मतलब कोई वायरस नहीं है फिर भी अलार्म बज रहा है। हाँ, और इससे शरीर कंफ्यूज हो जाता है। आंतों में लगातार हल्की हल्की सूजन रहने लगती है। तो शरीर अपने ही खिलाफ लड़ने लगता है। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। और आंतों में होने वाली ये सूजन सीधे हमारे गट ब्रेन एक्सिस के जरिए दिमाग तक खतरे का सिग्नल भेजती है। इसीलिए इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड उत्पादों का ज्यादा सेवन करने वालों में सिर्फ पेट की दिक्कतें ही नहीं बल्कि एंजाइटी और डिप्रेशन भी देखा जाता है। वाह, ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक सिस्टम का क्रैश होना है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसमें गलत इनपुट डाल दिया। सही कहा। अब अगर एक गलत इनपुट हमारे शरीर के सिस्टम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, तो जरा सोचिए कि हमारे समाज को चलाने वाले सिस्टम और नीतियों में जब कोई नया इनपुट या बदलाव आता है तो उसका असर कितना बड़ा होता होगा। बहुत बड़ा असर होता है। नीतियां तो पूरे समाज का ढांचा तय करती हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब नीतियों की दुनिया में चलते हैं। लेकिन हाँ, राज्य के बजट या चुनाव से जुड़े बिलों की बात शुरू करने से पहले जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी राजनीतिक दस्तावेज या नीति पर चर्चा करते हैं तो हम किसी भी लेफ्ट विंग या राइट विंग विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे होते हैं। हम यहाँ किसी दल का समर्थन या विरोध करने नहीं बैठे हैं। हमारा काम सिर्फ इन मूल दस्तावेजों में छुपे हुए डेटा और नियमों के पीछे के तर्क को एक विश्लेषक की तरह खोलकर देखना है। एकदम सही बात है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नीतियों का ढांचा कैसे बनाया जा रहा है और जमीन पर उसके क्या संभावित नतीजे हो सकते हैं। तो इसी निष्पक्ष नजरिए से आइए राजस्थान की नई नीतियों पर गौर करते हैं। यहाँ 2 बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं। पहला है राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026। हाँ, ये बहुत चर्चा में रहा है। इस बिल के जरिए 1994 के मूल अधिनियम की धारा 19 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो 2 से अधिक बच्चों वाली अयोग्यता थी उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये एक बहुत ही अहम बदलाव है। इस नियम के पीछे का मूल विचार कभी जनसंख्या नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन अब सरकार का तर्क क्या है? उनका तर्क है कि ऐसे कई सक्षम लोग हैं जिनमें जनता का नेतृत्व करने और सेवा करने की बेहतरीन क्षमता है। लेकिन सिर्फ 2 से अधिक बच्चे होने के कारण वे पंचायत के सदस्य नहीं बन पाते थे। एग्जैक्टली। यानी हम जनसंख्या के आधार पर लीडरशिप के अवसरों को सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि लीडरशिप पूल को बढ़ा रहे हैं। और इसके ठीक समानांतर दूसरा दस्तावेज है राजस्थान का 2026-27 का बजट, जो कि एक बहुत बड़ा बजट है। हाँ, ये 6.10 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट है जिसका विजन विकसित राजस्थान 2047 रखा गया है। इसमें 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। और महिलाओं के लिए भी कुछ खास है इसमें। बिल्कुल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली लखपति दीदी योजना में लोन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। और एक बहुत ही रोचक बात, वो अजमेर वाले विश्वविद्यालय की। हाँ, पूरे 38 साल बाद अजमेर को एक नया राजकीय विश्वविद्यालय मिल रहा है, राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की करीब 12 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। ये सारे कदम कागज पर तो बहुत प्रभावशाली दिखते हैं। बस यही मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है। हम एक तरफ पंचायती राज में 2 बच्चों वाली नीति को हटाकर ज्यादा लोगों को सिस्टम के अंदर ला रहे हैं और दूसरी तरफ 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रख रहे हैं। हाँ, क्या कागज पर बनी ये नीतियां असल में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को उतनी तेजी से खड़ा कर पाएंगी जितनी तेजी से हमारी जनसंख्या और उसकी जरूरतें बढ़ रही हैं?
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ नियम बदल रहे हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही है? अगर आप इन दोनों दस्तावेजों को अलग-अलग देखेंगे तो शायद आपको कोई सीधा तालमेल नजर ना आए। लेकिन अगर आप इन्हें एक साथ जोड़कर देखें तो ये दोनों एक ही डेमोग्राफिक या जनसांख्यिकी के इर्द-गिर्द बुने गए हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पंचायती राज संशोधन का उद्देश्य उस आबादी को राजनीतिक मुख्य धारा में लाना है जिसे पहले बाहर रखा गया था, और बजट उसी बढ़ती आबादी को आर्थिक ढांचे में फिट करने की कोशिश है। मतलब जो लोग अब सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें संभालने के लिए बजट में जगह बनाई जा रही है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अजमेर का वो नया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं है। ये पारंपरिक चिकित्सा के ज्ञान को एक संस्थागत रूप देने का प्रयास है ताकि वहां से रोजगार पैदा हो सके। और वो 4 लाख नौकरियों का लक्ष्य भी इसी दिशा में है। हाँ, और महिलाओं के लिए लोन की सीमा बढ़ाना भी। ये सब उसी मानव संसाधन को दिशा देने की कोशिश है। असली चुनौती ये नहीं है कि विजन 2047 कैसा दिखता है। तो असली चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि जिस तेजी से हम राजनीतिक दरवाजे खोल रहे हैं, क्या उसी तेजी से हम जमीन पर अवसर पैदा कर पाएंगे? ये असल में समय के खिलाफ एक दौड़ है। और यही बात हमें हमारे अगले बिंदु पर ले जाती है। नीतियां और कानून बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें जमीन पर निष्पक्षता के साथ लागू करना एक बिल्कुल अलग और मुश्किल चुनौती है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जब आप किसी बड़े सिस्टम में निष्पक्षता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक पारदर्शी निगरानी या मॉनिटरिंग सिस्टम। सही बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक हालिया प्रेस रिलीज के अनुसार उन्होंने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के लिए 1111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। 1111 ऑब्जर्वर्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और 18 मार्च 2026 तक इन सभी को अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात होना था। इनका एकमात्र काम ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव पूरी तरह से हिंसा मुक्त हों और वोटरों को किसी तरह का प्रलोभन न दिया जाए। और ये कोई सामान्य ड्यूटी नहीं है। ये 111 पर्यवेक्षक चुनाव आयोग की आंख और कान के रूप में काम करते हैं। मतलब ग्राउंड पर सब कुछ मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि चुनावी प्रक्रिया का जो नियम दिल्ली में कागज पर लिखा गया है, वही केरल या बंगाल के किसी दूर दराज के मतदान केंद्र पर भी अक्षरशः लागू हो। एक तरह से देखा जाए तो चुनाव आयोग के ये ऑब्जर्वर हमारे लोकतंत्र के सिस्टम को डीबग कर रहे हैं। डीबग मतलब कंप्यूटर की तरह। हाँ, ताकि उसमें भ्रष्टाचार या बाहुबल का कोई वायरस ना आ सके। और मजे की बात यह है कि इसी निगरानी और ढांचे की जरूरत हमें तकनीक की दुनिया में भी होती है। मुझे एक और रिपोर्ट मिली है विशाखापट्टनम के बारे में। विजाग वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एग्जैक्टली। वहां डिजिटल इंडिया के तहत स्थापित IoT और AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 8 डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए 131 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की है। हाँ, नैस्कॉम और सरकार की ये पहल इंडस्ट्री 4.0 को बढ़ावा देने के लिए है। लेकिन यहां मैं फिर से वही पूछूंगा जो मैंने गट हेल्थ के समय पूछा था। 131 करोड़ रुपए, 8 स्टार्टअप्स, ये आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये कर क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है? मतलब ये स्टार्टअप्स कोई फूड डिलीवरी ऐप तो नहीं बना रहे होंगे। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और विजाग पोर्ट जैसी जगहों के लिए काम कर रहे हैं। तो एक डीप टेक सोल्यूशन एक बंदरगाह या शिपयार्ड पर असल में कैसा दिखता है? बहुत ही शानदार सवाल है। इसे ऐसे समझिए, एक शिपयार्ड में बड़ी-बड़ी क्रेनें, जहाज के भारी इंजन और मशीनें होती हैं। हाँ, बिल्कुल। पुराने सिस्टम में क्या होता था? जब कोई मशीन टूट जाती थी, तब उसे सुधारा जाता था, जिससे करोड़ों का नुकसान और समय की बर्बादी होती थी, जिसे हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। हाँ, अब ये डीप टेक स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके उन मशीनों का एक डिजिटल ट्विन या डिजिटल जुड़वा बना देते हैं। डिजिटल जुड़वा? हाँ, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर मशीन की एक कॉपी? बिल्कुल। और मशीन में लगे सेंसर्स उस डिजिटल कॉपी को हर सेकंड का डेटा भेजते हैं। AI उस डेटा का विश्लेषण करके हफ्तों पहले ही बता देता है कि मशीन खराब होने वाली है। हाँ, वो बता देता है कि ध्यान दें, क्रेन नंबर 4 का एक पुर्जा अगले 10 दिन में टूटने वाला है, उसे अभी बदल दें। इसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। वाओ! ये स्टार्टअप्स कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं लिख रहे हैं, वे हमारी भौतिक दुनिया को डिजिटल दिमाग दे रहे हैं ताकि चीजें टूटने से पहले ही बचा ली जाएं। क्या बात है। तो अगर मैं इसे जोड़ूं,
चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर सिस्टम को क्रैश होने से बचा रहे हैं और विशाख के ये स्टार्टअप्स हमारे इंडस्ट्रियल हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वो फेल ना हो। सही कहा। दोनों ही मामलों में एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क या ढांचे की जरूरत है। विकास कोई जादू नहीं है जो अपने आप हो जाए, चाहे वो लोकतंत्र हो या मैन्युफैक्चरिंग। बिना निगरानी और सहयोग के मजबूत ढांचे के सबसे अच्छी नीतियां भी जमीन पर औंधे मुंह गिर जाती हैं। लेकिन क्या होता है जब ये बुनियादी ढांचा, ये फ्रेमवर्क पूरी तरह से चरमरा जाए, जब पैसा हो, पावर हो, लेकिन सिस्टम अपनी ही उलझनों में फंस जाए, तो नतीजे बहुत निराशाजनक होते हैं। खेल की दुनिया से हमें इसकी सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों तस्वीरें एक साथ देखने को मिलती हैं। और यहाँ जो विरोधाभास है वो वाकई हैरत अंगेज है। चलिए आईपीएल 2026 की बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स वाला मुद्दा। हाँ, राजस्थान रॉयल्स अपने शुरुआती 3 होम मैच अपने घरेलू मैदान जयपुर के बजाय असम के गुवाहाटी में खेल रही है। और हम सब जानते हैं कि इस फैसले ने कितना विवाद खड़ा कर दिया है। टीम के सीनियर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने इसे साफ तौर पर अनुचित या नॉट फेयर कहा है। उनका तर्क तो बहुत सीधा है ना। बिल्कुल। क्रिकेट में किसी भी टीम को होम एडवांटेज तब मिलता है जब वो एक ही पिच पर लगातार खेलती है, वहां की हवा, मिट्टी और माहौल को समझती है। रियान पराग के असम से होने का तर्क मार्केटिंग के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन खेल के नजरिए से ये टीम के प्रदर्शन पर असर डालता है। लेकिन असली कहानी तो इसके पीछे की जमीनी हकीकत में छुपी है। जयपुर के स्टेडियम की हकीकत। एग्जैक्टली। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की असलियत क्या है? दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और वो मुख्य स्टेडियम अभी भी एक कंस्ट्रक्शन साइट बना हुआ है। ये तो बहुत अजीब बात है। अजीब नहीं, शर्मनाक है। वहां फ्लडलाइट्स लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया आखिरी मिनट पर चल रही है। 4000 कुर्सियां आनन फानन में बदली जा रही हैं। दीवारों पर पेंट का काम हो रहा है। मतलब सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। और फिर भी राजस्थान रॉयल्स को वहां प्रैक्टिस करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। हाँ, उन्हें उस निर्माणाधीन मैदान पर सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन 1.5 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। हम एक तरफ अरबों की ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं और दूसरी तरफ फ्लड लाइट्स और कुर्सियां तक समय पर नहीं लगा पा रहे हैं। ये क्लासिक उदाहरण है कि जब कोई सिस्टम बहुत ज्यादा कमर्शियल और प्रशासनिक दबाव में आ जाता है तो बुनियादी चीजें कैसे पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल। चुनाव की तारीखों का क्लैश होना, रेवेन्यू का लालच और इंफ्रास्ट्रक्चर की लेट लतीफी, ये सब मिलकर एक स्प्लिट वेन्यू जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं जो अंततः खिलाड़ियों के लिए नुकसानदायक होती है। और अब ठीक इसी समय इसी देश में एक दूसरी तस्वीर देखिए। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 का आयोजन हुआ। हाँ, वो तो बहुत ही शानदार रहा। वहां भारत के पैरा एथलीट्स ने क्या किया? उन्होंने 208 मेडल जीते, पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज। वाह! प्रीति पाल ने भी तो 2 गोल्ड मेडल जीते ना? हाँ, प्रीति पाल ने 2 गोल्ड जीते, शुभम जुयाल ने शॉटपुट में और मनोज कुमार सभापति ने 800 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। और ये वो एथलीट्स हैं जो 2028 के लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें प्रैक्टिस के लिए 1.5 लाख रुपए रोज देने वाले स्टेडियम शायद ही नसीब हों, लेकिन उनकी लगन देखिए। ये साबित करता है कि चैंपियन सुविधाओं के मोहताज नहीं होते। ये तुलना हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है। कैसा सबक? एक तरफ हमारे पास फ्रेंचाइजी क्रिकेट का वो डिजाइन सिस्टम है जो संसाधनों की भरमार होने के बावजूद प्रशासनिक उलझनों में फेल हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पैरा एथलीट्स हैं जिनके पास शायद वो चकाचौंध वाला इकोसिस्टम ना हो। एग्जैक्टली। लेकिन उनकी शुद्ध लगन और मानवीय संकल्प हर कमी को पार कर जाता है। ये हमें बताता है कि सिस्टम विफल हो सकते हैं, बुनियादी ढांचा अधूरा रह सकता है, लेकिन मानवीय भावना को किसी भी खराब व्यवस्था से रोका नहीं जा सकता। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हमारे आंतों के भीतर के माइक्रोबायोम में अगर हम बनावटी रसायनों का शॉर्टकट डालते हैं तो शरीर का सिस्टम झूठे अलार्म बजाने लगता है। हाँ, हमने देखा कि कैसे राजस्थान में राजनीतिक नीतियां और अरबों के बजट एक साथ मिलकर जनसंख्या और रोजगार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने समझा कि चुनाव आयोग की सख्ती और वीजा के एआई स्टार्टअप्स कैसे सिस्टम को पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और अंत में हमने देखा कि कैसे खेल के मैदान पर कागजी योजनाएं और अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही धोखा दे जाएं, लेकिन इंसान की मेहनत और जिद अपना रास्ता निकाल ही लेती है। मतलब हर जगह
कागजी प्रोसेस और जमीनी वास्तविकता का ही खेल चल रहा है। बिल्कुल। नियम और नीतियां बहुत जरूरी हैं। वे एक दिशा तय करती हैं, लेकिन जब तक हम जमीनी हकीकत को, लोगों की असल जरूरतों को और बुनियादी ढांचे की कमियों को नहीं समझेंगे, वे नीतियां कभी भी अपने असली मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगी। और यही कारण है कि हम इन विषयों पर इतनी गहराई से चर्चा करते हैं। सुनने वालों के लिए यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाहे वो हमारे प्लेट में रखा रोज का खाना हो, जिसे किसी फैक्ट्री में डिजाइन किया गया है, या फिर हमारे शहर का स्टेडियम और हमारे राज्य की नीतियां हों। हाँ, हम लगातार ऐसे सिस्टम से घिरे हुए हैं जिन्हें कुछ लोग हमारे लिए डिजाइन कर रहे हैं। इन व्यवस्थाओं और नियमों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना ही हमें चीजों को सिर्फ सतह पर देखने के बजाय उनकी गहराई समझने में मदद करता है। सही कहा। हम सभी अपने जीवन में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जैसी मिलावटी चीजों और सवाई मानसिंह स्टेडियम जैसे अंडर प्रोसेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच समझौता करके जीने के आदी हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो जाने से पहले बस इस एक विचार पर गौर कीजिएगा। अगर हम अपने शरीर के भीतर से इन रसायनों वाले शॉर्टकट्स को और समाज के बाहर से इन आधी अधूरी व्यवस्थाओं वाले शॉर्टकट्स को पूरी तरह हटा दें, तो हमारा भविष्य कितना अलग, कितना स्वस्थ और शायद कितना अधिक सफल होगा। सोचने वाली बात है ना? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जब हम शॉर्टकट्स लेना बंद कर देंगे, तभी असली विकास शुरू होगा। इसी विचार के साथ चर्चा के संग को यहीं समाप्त करते हैं। चीजों की गहराई में जाते रहिए और हमेशा सवाल पूछते रहिए।